चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस कुछ कराए थे एंड उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे ना। हम ये वाला एक्सप्लेन कर दोगे क्या? बोल रहा हूं कौन से वाला? ये जो लास्ट क्वेश्चन यही वाला है ना। देखो इसमें क्या पूछा था बेटा, गिव नंबर ऑफ सीड्स फ्रॉम 50 मियोसिस। हमें ये बताना था कि भाई 50 मियोसिस से कितने नंबर ऑफ सीड्स बनेंगे। अब मेरे को एक चीज क्लियर रहता है भाई कि अगर मेरे को सीड्स बनाना है, एक सीड बनाना है, सपोज ये करना है, तो एक सीड के लिए मेरे को एक पॉलन ग्रेन चाहिएगा। यस मैम। यस मैम। और एक ही एग चाहिएगा। यस मैम। चाहिएगा। अब मेरे पास भाई टोटल सिर्फ 50 मियोसिस है। अब 50 मियोसिस से मैं कितने नंबर ऑफ सीड्स बना सकती हूँ? अब देखो चलो मैं 50 को डिवाइड कर लूं, सपोज करते हैं 25 में। ठीक है कि भाई मैं 25 मियोसिस यूज कर रही हूँ एग बनाने के लिए, 25 मियोसिस में यूज कर लेती हूँ पॉलन ग्रेन के लिए। तो 25 मियोसिस से कितने एग बनेंगे? 25। 25 मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 100। एक मियोसिस से, तो मतलब यहाँ पे मेरे बनेंगे 100 पॉलन ग्रेन। 100 पॉलन ग्रेन 25 एग के साथ फ्यूज करेंगे, कितने सीड बनेंगे? 25। 25। तो मेरे पास यहाँ पे जो 75 पॉलन ग्रेन है वो वेस्ट जा रहे हैं। जा रहा है नहीं जा रहा है? तो इसका मतलब मेरे को कुछ ऐसा डिवीजन यहाँ पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे पॉलन ग्रेन भी वेस्ट ना हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में मेरे पास सीड बन पाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 40 तो मैंने बनवा दिए एग। 40 एग के लिए कितने मियोसिस लगेंगे? 40। कितने बच गए मेरे पास? 10 मियोसिस बच गए। 10 मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन लगेंगे? 40। 50 मियोसिस और कितने सीड बन गए यहाँ पे? 40। बस थोड़ा सा माइंड लगाना था और ये क्वेश्चन हो जाना था हमारा। आगे समझ? चलो मैम हिट एंड ट्रायल से होने वाले क्वेश्चन। हाँ जी, हिट एंड ट्रायल से होने वाले क्वेश्चन। हाँ हिट एंड ट्रायल से होता है वाला क्वेश्चन, क्योंकि प्रोसेस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई एग बनाने के लिए एक मियोसिस से एक एग बनेगा, एक मियोसिस से 4 पॉलन। बस इतनी चीजें पता है, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। अब डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था। एक बार एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी ने क्या बताया हुआ डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन। सबसे पहले क्या कहते हैं, आफ्टर एंट्रिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। मतलब हमने देखा था कि जब हमारा आफ्टर एक सिनर्जिड के अंदर एंटर हुई थी पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब ने अपने दोनों के दोनों मेल गैमीट रिलीज कर दिए थे। एक मेल गैमीट ने किसके साथ फ्यूज किया था? एग के साथ। और दूसरे मेल गैमीट ने फ्यूज किया था पोलन न्यूक्लियाई किया था नहीं। इससे इस प्रोसेस को बोलते थे सिनगैमी। और जब पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता था उस प्रोसेस को बोलते थे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती थी जिसको हम बोलते थे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एक मेल गैमीट जब हमारा एग के साथ फ्यूज करता था वहां पे बनता था जायगोट। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हाँ जी, ट्रिपल फ्यूजन में तो हमारे 3 न्यूक्लियस होंगे ना? हाँ ट्रिपल फ्यूजन में 3 ही तो हो रहे हैं ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई और उसके साथ एक मेल गैमीट। यही हो रहा है ना, 3 सेल्स फ्यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, 3N प्लॉइडी वाली स्ट्रक्चर बनेगी। आया समझ? फिर इसके बाद यस फिर मैम। जो हमारा वो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल जिसके अंदर मेरा PEN बना ट्रिपल फ्यूजन के बाद, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बिकॉज उसी के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। एंड यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी लाइन से जो एनसीईआरटी लिखती है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हैंड रिटन से कि भाई अब मेरे को क्या पढ़ना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़नी है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहली चीज कि भाई मेरे पास जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उससे क्या बनेगा मेरे पास? एंडोस्पर्म बनेगा। और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा।
ओव्यूल से क्या बनेगा? ओवरी। सीड सीड। ओवरी से कुछ भी। ओवरी से फ्रूट बनेगा। फ्रूट ओव्यूल से चीज हमारी होंगी किसके अंदर? आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब एक चीज है भाई, देखो, जाइगोट से बनाना है एम्ब्रियो। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए मेरे को चाहिए तो बहुत सारा न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करेगा। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि भाई पहले एंडोस्पर्म को डेवलप होना चाहिए या फिर पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू होना चाहिए? एंडोस्पर्म बनाएगा पहले। एग्जैक्टली तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या होगा आपका? एंडोस्पर्म बनेगा। एम्ब्रियो, सॉरी एम्ब्रियो नहीं, एंडोस्पर्म। हम लगा हम ही गलत बोल रहे क्या? मुझे भी ये लगा कि हम गलत बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हो। एंडोस्पर्म डेवलप करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाए फोर मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही वॉइस ब्रेक हो रही है। एक बार रिपीट कर दें। बेटा मैंने ये बोला कि हमें पता है कि भाई जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? वो न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनवाना शुरू करें या पहले अपने पास बहुत सारा फूड इकट्ठा कर लें? पहले फूड इकट्ठा कर लेंगे ना। तो इसका मतलब पहले मेरे पास एंडोस्पर्म डेवलप करेगा फर्टिलाइजेशन होते ही, बट बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने से पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्रिएट करता है ये। आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। यस मैम। जिम्नोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा है तो हैप्लॉइड होगा। और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है तो डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड। ये चीज आप लोगों को सबको याद रखनी है। बताओ याद रहेगा यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ एम्ब्रो देखो मैम एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनेगा उसकी जो प्लॉइडी होगी वो 3n होगी ना। हाँ वो 3n होगी। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होगी, n होगी। मैम हो गया। ओके मैम। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच वन इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज याद रखने की भाई एंडोस्पर्म में कैसी स्ट्रक्चर होता है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर होता है। तो मैंने आपको बता दी 3n होती है और एक ये कैसा टिश्यू होता है? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है बिकॉज न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब जो मेरे पास एंडोस्पर्म होता है बच्चों, वो दो टाइप का हो सकता है। ए प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या है? कि ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्रीली अमाउंट प्रेजेंट। जैसे कि मेरे पास ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर मैं माइटोसिस करा दूं, लेकिन कैसा माइटोसिस करा दूं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला। मतलब ऐसा माइटोसिस जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो चल रहा है, साइटोकाइनेसिस भी साथ में। कैरियोकाइनेसिस है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है अभी। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाएंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड वॉल फॉर्म नहीं होगी। हाँ बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे,
फिर उसके बाद हम इसके अंदर साइटोकाइनेसिस करा देंगे, एंड देन साइटोकाइनेसिस कराने के बाद ये एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको बोलते हैं हम आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये किसके अंदर पाया जाता है? कोकोनट वाटर। कोकोनट और मेज। कोकोनट में भी दो मेज। चीजें होती हैं। एक होता है कोकोनट का वाटर वाला पार्ट, जिसको स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, एक उसकी मलाई वाला पार्ट होता है, बोलता है उसको कर तो वो होता है हमारा सेलुलर। मैम आप पानी पी लो, आपके गला बैठ रहा है। या श्योर, लिखो इसको। जो मलाई वाला पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है ना? हाँ, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अब इसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या बनेगा कि भाई एक बार कैरियोकाइनेसिस होगा, एक बार साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसका मतलब पहले मेरे पास दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर एकदम से सेल वॉल बनवा देंगे, फिर उसके बाद अगेन डिवीजन होगा, तो ऐसे बनेगा। मतलब जैसे पहले वाले के अंदर हुआ था, पहले बहुत सारा कैरियोकाइनेसिस करा दिया था, फिर एक साथ साइटोकाइनेसिस कराया था। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म जब ये बनेगा। और इसका एग्जाम्पल होता है आपका कर्नल। कर्नल क्या होता है? व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है ये कि भाई कोकोनट का जो वाटर वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और कोकोनट का जो मलाई वाला पार्ट होता है, कर्नल होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। यस मैम। यस मैम, एक बार और रिपीट कर दो। मैंने ही बोला भाई, नारियल तो सब इन दोनों में डिफरेंस यही मैम, इन हाँ दोनों में जी। डिफरेंस तो यही होगा ना कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसमें कार्योकाइनेसिस होगी, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगी, और जो सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा उसके अंदर पहले कार्योकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कार्योकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। एग्जैक्टली, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन में ही डिफरेंस होने की वजह से दो टाइप के एंडोस्पर्म बन जाते हैं, सिर्फ डिवीजन में डिफरेंस होने की वजह से। क्या? यस मैम। यस मैम। अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब एक बार देख लेते हैं मेरी एनसीईआरटी ने भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या। तो हमने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, आपका ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। ओवरी क्या बना लेगा? फ्रूट बना लेगा। चारों स्टेप मैंने लिखवा दिए थे आपको यहाँ पे कि इन सब स्टेप्स फर्टिलाइजेशन इवेंट। इतना सॉर्टेड है। फिर इसके बाद ये बोलता है कि भाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। ये भी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखवा दिया था करा के। व्हाई? ऐसा क्यों है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है रिपीटेडली एंड एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, मतलब जो आपका पीईएन है, इसके हर एक सेल के अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, और ये फूड मटेरियल क्या काम करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पीईएन है वो सक्सेसिव का मतलब है रिपीटिवली बार बार न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और एक फ्री न्यूक्लियाई स्टेज बना लेगा, जिसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम बोलेंगे। वो मैंने आपको समझा दिया। सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद क्या होगा? उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगा एंड एंडोस्पर्म हमारा सेलुलर बन जाएगा। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस, बहुत सारे जो न्यूक्लियस बनता है ना, वो बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी करते हैं ग्रेटली। मतलब जब सेलुलर एंडोस्पर्म होगा तो उसमें दो सेल, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनेंगी। लेकिन जब फ्री न्यूक्लियर वाला करा रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन सकता है। दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं। कोकोनट वाटर जो होता है, किसी भी कोकोनट से अगर आप लेते हैं, that you are familiar with is nothing but
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से बना हुआ है, और जो उसके साइड साइड में व्हाइट कर्नल वाला पार्ट होता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। एक एक पॉइंट समझ में आ गया? जितना मैंने लिखा है वही लिखा हुआ है, कुछ इससे बाहर नहीं। यस मैम। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर मेरे सीड में, बिकॉज हमें पता है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करेगा। सपोज करो कि आपका सारा का सारा नरिशमेंट एम्ब्रियो ने यूज कर लिया, सारा का सारा नरिशमेंट यूज कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई उसके अंदर अब कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा। यस मैम। फिर एक टाइप के वो सीड्स होंगे जिसके अंदर एम्ब्रियो सारा नरिशमेंट यूज नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ अमाउंट में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बच जाएंगे, बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे? यस मैम। उसी बेसिस पे मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। देखो पढ़ो अब क्या लिखते हैं। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको कंप्लीटली अगर कंज्यूम कर लेता है, जैसे कि मटर, ग्राउंडनट, बीन्स, बिफोर सीड मैच्योरेशन, की सीड पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, और ये आपका परसिस्ट, परसिस्ट मतलब बचा भी रह सकता है आपके सीड के अंदर, पूरी तरीके से यूज हो जाता है, जिसके उस एग्जाम्पल है पी कोकोनट बीन, और जिसमें बच जाता है उसके एग्जाम्पल है कैस्टर एंड कोकोनट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको मैम पता है आर्टिका? हाँ जी मैम, जो ये पूरी तरह मतलब कंज्यूम मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे वो डाइकोटिलेडन होता है ना, डाइकोटिलेडन सीड। नहीं, वो अलग होता है बेटा, डाइकोट मोनोकोट अलग होता है, वो केस अलग है। इसको ओके नॉन एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मस बोलते हैं। ओके वो मैम। भी सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। उसके मैम ये एग्जाम लास्ट वाला पैराग्राफ रिपीट कर दो। ये इसको चलो लिख के बता दूं या मैं आप लोगों को, या ऐसे भी सिर्फ इतना समझिए। देखो क्या होता है ना, अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से मेरे सीड ने यूज कर लिया, मेरे एम्ब्रियो ने यूज कर लिया, उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस, मतलब उसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, दिस इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मस। यहीं पे लिख देती हूँ चलो। तो अब हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमारे पास सीड है वो दो टाइप का हो सकता है, ये आगे भी टॉपिक आएगा, और इन्होंने यहाँ पे भी दो जगह पे दिया हुआ है इन्होंने एनसीईआरटी में। एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस और एक होते हैं आपके एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस का मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म completely consumed by embryo. consumed by developing embryo। और एंडोस्पर्म में इसमें एंडोस्पर्म persist in seed, सीड के अंदर अभी एंडोस्पर्म हमारा रह जाएगा बिकॉज डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाया। नॉन एंडोस्पर्मस के एग्जांपल क्या क्या बताया था वहां पे? बीन ग्राउंड बीन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। एंडोस्पर्मस के एग्जांपल कैस्टर एंड कोकोनट। ये हो गया। अब इसके अलावा ना इसके और भी एक फैमिलीज पे एग्जांपल होता है, जैसे कि नॉन एंडोस्पर्मस सारे के सारे डाइकोट्स होते हैं। मैम मोस्टली डाइकोट होते हैं, सारे नहीं। हाँ, और मैम कुछ होते हैं मोनोकोट होता है। एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन भी बताऊंगी। मैम एंडोस्पर्म कैस्टर ही है मैम, वैसे मोनो डाइकोट का तो। हाँ देखो 11th के बुक में लिखा। ये मोनोकोट होता है। एग्जाम्पल आपका, अगर हम एग्जाम्पल्स लेके ये बोल रहे हैं कि भाई एंडोस्पर्मस सारे मोनोकोट होते हैं एक्सेप्ट वन मोनोकोट। एक मोनोकोट ऐसा है जो एंडोस्पर्मस ना होके क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्म, ऑन ऑर्किड। ऑर्चिड। इसको छोड़ के सारे मोनोकोट एंडोस्पर्मस है, एंड सेम केस सारे डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मस है एक्सेप्ट कैस्टर कैस्टर एंड सनफ्लावर। इम्पोर्टेड। यस मैम। समझ में? यस मैम। यस मैम।
चलो अब देखो, अब आएगी एनसीईआरटी की लाइन वो समझ में। अब दोबारा पढ़ो। एंडोस्पर्म में आइदर भी मतलब कंप्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है और परसिस्ट भी रह सकता है आपके सीड के अंदर, और कैन बी यूज्ड मतलब जिनके अंदर रह जाता है ना, फिर वो बाद में उसको सीड को जर्मिनेट कराने में यूज कर लेते हैं उसका। ये बताया हुआ इन्होंने। क्लियर है एंडोस्पर्म सबको? यस मैम। यस मैम। चलो एंडोस्पर्म मैंने बनवा दिया। अब एंडोस्पर्म बन गया मतलब बहुत सारा फूड बन गया। अब मेरे को क्या करना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना शुरू करना है। ठीक है, अब देखना एम्ब्रियो कैसे बनेगा। एम्ब्रियो हमेशा पहला क्वेश्चन यही आता है बच्चों, कौन से एंड पे बनता है एम्ब्रियो? हमेशा एंड पे। माइक्रोपाइलर है। पायलट पे। क्योंकि हमने देखा था जब मैंने न्यूसिलस का, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, न्यूसिलस का एक सेल मैंने आपको बोला था भाई ग्रो करना शुरू कर देता है, वो भी कौन से एंड वाला ग्रो करना शुरू किया था? माइक्रोपाइलर है। माइक्रोपाइलर। यहाँ पे भी यही होगा कि जो एम्ब्रियो होगा वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करना शुरू कर देगा जहां पे मेरा जाइगोट प्रेजेंट है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड करते हैं ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड, मतलब जब कुछ अच्छी अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी जाइगोट डेवलप करना शुरू करेगा। ये एक अडेप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि हम एम्ब्रियो जब मेरा डेवलप कर रहा है उसके उस फेज में मैं उसको एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन दे पाऊं। तो द सीड्स डिफर ग्रेटली, जो सीड्स होते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा इसीलिए डिफर करते हैं। किसी का सीड का साइज बहुत बड़ा होता है, किसी के सीड का साइज बहुत छोटा होता है। सबसे पहले द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज है, मोनोकोट में भी डाइकोट में भी, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम रहती है। फिर आगे आगे धीरे जाके वो डाइकोट के अंदर 2 कोटिलीडन्स बन जाते हैं, मोनोकोट के अंदर 1 कोटिलीडन बन जाता है। अब जाइगोट जब डेवलप करता है बच्चों, स्टेजेस पे बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जाइगोट से बनता है प्रो एम्ब्रियो, फिर प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये कैसे बनते हैं ये मैं आप लोगों को हैंड रिटन से समझाती हूँ। डायग्राम्स बनाओगे, एनसीईआरटी ने जो दिए है मैं उसी से कर लोगे? मैम डायग्राम बनाएंगे मैम। चलो फिर डायग्राम बनाते हैं। एंड पे होने का ये भी मैम रीजन हो एक सकता है चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो। मैम पिछले वाली स्लाइड पे आपने एक जगह कैस्टर लिख रखा है, फिर मैम आपने दोबारा से कैस्टर लिख रखा है। अच्छा ये वाला देखो, फिर से समझाती हूँ। मैंने ये बोला बेटा देखो कि जितने भी डाइकोट्स होते हैं सारे डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, सारे डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट कौन सा? कैस्टर और सनफ्लावर। कैस्टर और सनफ्लावर ऐसे डाइकोट हैं जो नॉन एंडोस्पर्मस ना होके एंडोस्पर्मस होता है, इसीलिए मैंने इसके एग्जांपल में कैस्टर और कोकोनट लिखा, बिकॉज कैस्टर एक डाइकोट है और एक कॉमन। जितने भी मोनोकोट होते हैं सारे के सारे मोनोकोट एंडोस्पर्मस होता है एक्सेप्ट एक मोनोकोट, कौन? ऑर्किड। आया कि कि मैम समझ? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अभी समझ आया ना? यस मैम आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एम्ब्रियोजेनी। लिखो चलो, डायग्राम्स बनाएंगे अच्छे अच्छे से। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ये मेरे पास है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के अंदर हम लोग कराएंगे क्या? Meiosis. मियोसिस। अरे म्योसिस करा दोगे उसके अंदर एकदम? माइटोसिस होता है, म्योसिस कभी नहीं होगा। म्योसिस सिर्फ गैमीट्स बनवाने के लिए होता है। अनइक्वल माइटोसिस कराओगे। जब भी अनइक्वल माइटोसिस होता है किसी के भी अंदर, जैसे हमने पोलर न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन के अंदर कराया था, एक लार्ज सेल बनी थी एक स्मॉल सेल बनी थी, ऐसे ही यहाँ पे एक लार्ज सेल बनेगी एक स्मॉल सेल बनेगी एक। जो लार्ज सेल है इसको हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल, जो स्मॉल सेल होगी इसको बोलेंगे सेल। अब मैं इसके अंदर कराऊंगी एक डिवीजन जिसको हम बोलते हैं आपका पेरी डिवीजन। पता है किसी को पेरी क्लीनर डिवीजन का मतलब? नो मैम। तो बता, मेरे पास सपोज ये सेल है ऐसे,
मैं इस सेल को ऐसे कट कर रही हूँ, दिस इज नोन एज, मैम एम्ब्रियो में 8 ऐसे कट कर रही हूँ, दिस इज नोन एज एंटी क्लीनर डिवीजन। डिवीजन होता है। तो अब मैंने इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन कराया। अब पेरिक्लिनल डिवीजन किसके अंदर कराया? सस्पेंसर सेल। तो हमारे सस्पेंसर सेल ऐसी बन जाएंगी ना बहुत सारी ऊपर की साइड। यस मैम। देखो, और नीचे एक एम्ब्रियो सेल। कितनी सस्पेंसर सेल बनी? 6 to 8। 8 to 6। 6 to 8। ठीक है, ऐसे बन गई हमारा। अब क्या होगा इसके बाद? इसके अंदर 3 डिवीजन कराएंगे हम, और ये 3 डिवीजन भी किसके अंदर होंगे हम? एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल के। इसको ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बन कैसे रहा है वो याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आता इन डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए हम लोगों को। कैसे डिवीजन कराया मैंने? 3 डिवीजन। अब देखो, एक सेल के अंदर जब मैं 3 डिवीजन कराऊंगी कितनी सेल बनेगी मेरे पास, कोई बता सकता है? 8। मैम 8। एग्जैक्टली, 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8। अब ये 8 सेल कैसी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बन गई ये 8 सेल बन गई। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसको हम बोलेंगे हाइपो बेसल। ये नीचे वाली एपीबेसल, है ना? इसी हाइपोबेसल को आपने सही बोला था बेटा, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल। और जो नीचे वाली है दिस इज नोन एज एपोटल। एपिकोटाइल। और ये यहाँ पे पार्ट बन जाएगा एक रेडिकल। ऐसे ही धीरे धीरे पार्ट्स बनने शुरू होंगे। फिर इससे मेरा बन जाएगा ग्लोब्यूलर सेल। ये बन जाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ग्लोबुलर से बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये बन गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो से प्रॉपर एम्ब्रियो बन जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो। ऐसे होता है मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो। ऊपर वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, दिस वन इज एपिकोटाइल, और ये दो कॉटिलेडन। एंड ऊपर रेडिकल। बताओ, आया समझ में? यस मैम। चलो जरा देखिए। मैम एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। स्लाइड दिखा दो। सॉरी। मैम एक बार शॉर्ट में इसको समराइज कर दो। देखो, मेरे पास यूनिसेलुलर जाइगोट था, जाइगोट की प्लॉइडी थी डिप्लॉइड। मैंने उसके अंदर माइटोसिस कराया, एक बड़ी सेल बन गई, एक छोटी सेल बन गई। बड़ी सेल को बोला सस्पेंसर सेल, छोटी सेल को बोला एम्ब्रियो सेल। बड़ी सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन कराया, 6 से 8 सस्पेंसर सेल बन गई, एम्ब्रियो सेल एज इट इज था। फिर एम्ब्रियो सेल के अंदर 3 लगातार डिवीजन कराए, जिसकी वजह से मेरे पास एक सेल से 8 सेल बन गई। 4 ऊपर वाली लेयर में अरेंज हो गई, 4 नीचे वाली लेयर में। ऊपर वाली को बोल दिया हाइपोकोटाइल, नीचे वाली को बोल दिया एपिकोटाइल, या हाइपोबेसल एपिबेसल बोल दिया। फिर उसी ने एक शेप बना ली जिसको बोलता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे शेप वो हार्ट शेप में आ गया। फिर हार्ट शेप से आ गया कौन सी एम में? मैच्योर। ऐसे बनता है। थैंक यू। हम प्लीम्यूल नहीं बनता इसमें? क्या बेटा? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल भी दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। देखो, जहाँ पे मैंने वहां पे वो एपिकोटाइल वाला पार्ट लिखा हुआ था ना, उसी में लिख लेना है। तो इसी एपिकोटाइल वाले पार्ट के पास प्रेजेंट होता है प्लीम्यूल।
अभी जब पूरा डाइकोट और मोनोकोट की दोनों की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना, वहां पे समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला डायग्राम देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था फिर जो एंटीकोडाल सेल्स है वो भी डिजनरेट हो जाएंगी, दोनों सिनर्जी भी डिजनरेट हो जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इससे जाइगोट बना, जाइगोट से ऊपर वाली सेल सस्पेंसर, नीचे एम्ब्रियो सेल। ये देखो ऊपर सस्पेंसर सेल ने बहुत सारा डिवीजन कर लिया, नीचे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मेरा मेच्योर एम्ब्रियो जिसके अंदर प्लूमल दिख रहा है। रेडिकल, रेडिकल क्या बनाता है, रूट रूट बनाता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। ठीक है, ये डायग्राम भी क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है तो अभी जरा एनसीईआरटी देख लो। एनसीईआरटी ने भी एग्जैक्टली वही सारी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले हमारा प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप, देन मेरा मेच्योर एम्ब्रियो बन चुका है यहाँ पे। अब देखो अब क्या लिखते हैं ये, अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियल एक्सिस। आपको पहले ना डाइकोट मोनोकोट के डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो मैम फर्स्ट वाला डाइकोट है, सेकंड वाला मोनोकोट है। ये वाला डाइकोट है और ये वाला मोनोकोट है। मोनोकोट है। अब क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जनरली आएंगे कैसे। आप डायग्राम देख के तो पहचान ही लोगे कौन सा डाइकोट का है कौन सा मोनोकोट का है। यस मैम। यस मैम। पहला क्वेश्चन यही आता है, रेडिकल क्या बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है। रेडिकल को कवर करके कौन रखता है, आपका कैप कवर करके रखता है। प्लूमल आपका शूट बनाता है। दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, एक हाइपोकोटाइल होता है यहाँ पे। एक बार हमारा मोनोकोट के अंदर लिख लो, मोनोकोट के अंदर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आपको कहीं पे भी मोनोकोट के डायग्राम में टर्म कोटिलिडन लिखा हुआ है क्या? नो मैम, मैम स्क्विटिलम वेरी गुड। जिस स्क्यूटिलम है यहाँ पे, इसी स्क्यूटिलम का मतलब है ये कोटिलेडन। कोटिलिडन है। ये आपको याद रखना है। मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस, यहाँ पे रेडिकल था यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे प्लूम्यूल था यहाँ पे भी प्लूम्यूल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मोनोकोट के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलेगी। रेडिकल के ऊपर मिलेगा आपको कोलियोराइजा, प्लूम्यूल के ऊपर मिलेगा आपको कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल कुछ नहीं होता, ये क्या होते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। यस मैम। शीट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर हम इनको बोलते हैं। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ये होती हैं। और आपको इतना पता ही है मोनोकोट के अंदर एक सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। और ये जो टर्म है ना हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ये कैसे बनाते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट वो एपिकोटाइल और जो नीचे वाला पार्ट वो हाइपोकोटाइल। दिस लाइन इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये आप लोगों को याद रखना है। कोलियोप्टाइल के बारे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, भाई कोलियोप्टाइल कैसी स्ट्रक्चर है, खोलो, कोलियर स्ट्रक्चर हम इसको बोल देते हैं। मैम हाँ जी, मैम वंशिका को बोल दो माइक ऑफ कर लेगी, बहुत आवाज आ रही है। सॉरी वो खुला रहेगा तो सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम। चलो फिर इतनी चीजें समझ में आई सबको, ये बताओ। यस मैम। यस अगर मैम। क्वेश्चन था मैम, जो डाइकोटिलेडन में होता है उसमें जो कोटिलेडन होता है वो डबल होता है और इसमें सिंगल होता है क्या मोनोकोट में? डाइकोट के अंदर दो कोटिलिडन होता है, मोनोकोट के अंदर एक कोटिलिडन होता है। ओके मैम। ये होता है। और एक क्वेश्चन, जो इनके कोटिलिडन होता है ना, इन्हीं कोटिलिडन के अंदर इनका फूड रिजर्व रहता है। रहता है। ये अब देखो, अब जो एनसीईआरटी ने लिखा है ना, अब आपको एक एक लाइन समझ में आएगा। पढ़ो अब एनसीईआरटी की चीजें क्या बोलते हैं। अगर एक टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो है तो उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और दो कोटिलिडन होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव वाला पार्ट एपिकोटाइल, जिसके ऊपर प्लूम्यूल होगा या फिर उसको स्टेम के टिप भी बोल सकते हैं। सिलेंड्रिकल पोर्शन जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके नीचे वाला बिलो द लेवल ऑफ एपिकोटाइल कोटिलिडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल, जिसके ऊपर रेडिकल होगा, रूट टिप होगा और या फिर उसके ऊपर एक रूट कैप कवर्ड होगा।
ये तो डाइकोट के बारे में लिखता है। मोनोकोट के अंदर ये लिखता है कि भाई सिर्फ एक कॉटिलीडन होगा। और जो ग्रास फैमिली होती है उनके कॉटिलीडन को बोलते हैं हम स्क्यूथिलम, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, विच इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड, इसके लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट होगा आपका? रेडिकल प्रेजेंट होगा, जहाँ पे एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं आपका कोलिसा। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा आपका? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के पास एक शूट एपेक्स होता है और एक पार्ट मैंने आपको लिखवाया था क्या? होलोफोलियर स्ट्रक्चर। फोलियर का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इफ लीफ लाइक प्रिमोर्डिया प्रेजेंट होता है एनक्लोज्ड इन अ होलोफोलियर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज पॉलीपाइट। ये आप लोगों को याद रखना है। या फिर इसी होलोफोलियर स्ट्रक्चर को हम एपीब्लास्ट भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एपीब्लास्ट। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मतलब एक दो बार आया होगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन। हमें रेमिनेंट होता है ना कॉटिलीडन। रेमिनेंट ऑफ कॉटिलीडन होता है। हो गया। अब सीड पे आ जाता है। सीड के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो टाइप के सीड्स होते हैं। कौन कौन से? एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस। Angiospermous and non-angiosperm. In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. Seed किससे बनता है? ओव्यूल से। बेटा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है आपके सीड में और ओवरी हो जाता है फ्रूट में। फ्रूट में। फ्रूट। ठीक है, देखो अब तो क्या बोलता है? इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी हम इसको बोल सकते हैं। सीड्स कहाँ पे बनते हैं? फ्रूट के अंदर बनते हैं। सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तीन चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो सीड के बाहर का सीड कोट, एक उसका कॉटिलीडन और एक उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस। तीन चीजें। सीड कोट का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। और सीड कोट बनता किससे है? इंटेगुमेंट। एंटागुमेंट। सीड कोट का रोल है प्रोटेक्शन देना एंड इट डेवलप फ्रॉम इंटेगुमेंट। जो आउटर इंटेगुमेंट होता है उसको सीड में आते ही क्या बोलने लग जाते हैं? टेस्टा। और जो इनर इंटेगुमेंट होता है उसको टेगमा। आउटर इज नॉन एज टेस्टा, इनर इज नॉन एज टेगमा। याद रखना है, ठीक है। फिर आ गया, फिर कॉटिलीडन तो हम लोगों को पता ही है। देन हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस। द कॉटिलीडन ऑफ द एम्ब्रियो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, थिक होती है और स्वेलन अप होती है। क्यों स्वेलन अप है? बिकॉज इसके अंदर फूड रिजर्व होता है, जैसे कि लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है? दालें, है ना? दाल। अब जो मेरा सीड्स है वो दो टाइप के, नॉन एल्ब्यूमिनस और या फिर उसको एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब नॉन, कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने इट इज कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल बता दिया था मैंने आपको, पी ग्राउंडनट नॉन एंडोस्पर्मस का, है ना। एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता उनका एम्ब्रियो। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ठीक है, ये तो लास्टली लिखवाई दिया मैंने आपको। बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको लिखना है विच इज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म को लिख लो। पेरिस्पर्म क्या होता है? जिसके अंदर न्यूसिलस इज जो न्यूक्लियस बच जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम। हाँ जी, जिनके अंदर न्यूसिलस भी बच जाता है। एग्जाम्पल होता है मेरा ब्लैक पेपर, शुगर बीट।
ये आपको लिखना है। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया मैम। हो गया? मैम वेट। हाँ लिख लो, नो प्रॉब्लम। मैम मुझे आप अपनी 11th क्लास की बिटली लिंक सेंड कर दोगे? 11th के आपको नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए बेटा? मैम मैम लेक्चर लेक्चर दोनों। चाहिए। आप जिस ग्रुप में ऐड होना, शायद उस ग्रुप का एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करना, उसमें होगा। अगर नहीं होगा तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। मैम इसमें मैम आपका नहीं है, नहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स का है बस बिटली लिंक। मैम डन। है। यस मैम। तो अपना भी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ओके ठीक है। मैम सेंड कर देना। अब एक क्वेश्चन है बेटा मेरा आप लोगों से। हमने इतनी सारी स्टेजेस पढ़ी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, अब सीड डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं, सीड जर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इन सारी स्टेजेस में से कौन सी स्टेज है जो सबसे ज्यादा वाटर के ऊपर डिपेंड करती है? सीड। हम सीड। सीड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखो। क्या लिखोगे? ओनली सीड डेवलपमेंट एंड germination depends on वाटर। वाटर। भाई ये दो ही ऐसी फेजेस हैं हमारी जो वाटर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलता है तो मेरा सीड कैसा बन जाएगा? ड्राई। डॉर्मेंट यस बन मैम सूझ जाएगा। अगर सीड को प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिला तो फ्लैश ही बन जाएगा, जो कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, पढ़ा होगा ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। यस मैम। चलो अब देखो एनसीईआरटी पे आओ। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है हमारा? इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल्स के, वो हार्डन होते हैं, एक टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट की तरह रहते हैं। मतलब जो ओव्यूल के आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर को क्या बोलते हैं? टेस्टा। इनर टेस्टा। सीड को एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और मेरे सीड के अंदर देखो, हमने एक चीज देखी थी भाई कि जहां पे ये सपोज कर रहे हैं मेरे सीड है, ठीक है, सीड के ऊपर दो कवरिंग आ गई। जहां पे आउटर इंटेग्यूमेंट था उसने बना लिया टेस्टा, इनर ने बना लिया टेगमम। लेकिन मेरे इसके अंदर जब हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एक पार्ट ऐसा था जहां पे कोई इंटेग्यूमेंट नहीं था। उस पार्ट का क्या होगा? सपोज यही वाला पार्ट है, कोई इंटेग्यूमेंट नहीं था यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है? एक होल की तरह रह जाएगा। नहीं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी को हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। हमें अटैचमेंट दे देते हैं। हाँ मैम इसी इसी लाइन से वाटर अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है। वाटर ऑक्सीजन वगैरह ये लेता है। माइक्रोपाइल कैसे रहते हैं? एक स्मॉल पोर की तरह रह जाता है हमारे सीड कोट के अंदर, जिसके थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ माइक्रोपाइल, ये क्या करता है? एंट्री ऑफ ऑक्सीजन कर लेता है और वाटर इन द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब मेरा सीड जर्मिनेट कर रहा होगा, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट कम होता जाता है। सीड क्या बन जाता है? ड्राई बन जाता है। कितना ड्राई बन जाता है? 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है एम्ब्रियो की, वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जब मेरे सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई तो इसका मतलब वो एक इनएक्टिव फेज में चला जाता है। उस इनएक्टिव फेज को हम बोलते हैं डोर्मेंसी। मेरा सीड, जब सीड भाई थक जाता है बहुत ज्यादा कि यार अभी अभी मैं फर्टिलाइज होके आया हूँ, अभी अभी मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करके मैं सीड बना हूँ, अब मेरे को रिलैक्स स्टेज चाहिए, ये क्या करेगा? अपने अंदर से वाटर कंटेंट को बहुत ज्यादा रिड्यूस करा देगा और एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, जहां पे बोलेगा मैं अब कुछ काम नहीं करूंगा। उसको बोलेंगे डोरमेंसी फेज।
कि अब मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, जब तक मेरा नंबर नहीं आता किसी फील्ड में जाके सॉइल के अंदर सो होने के लिए, तब तक मैं रेस्ट करता हूँ। तो तब तक हम उसको किस फेज में छोड़ देते हैं, डोरमेंसी फेज में छोड़ देते हैं। फिर जब मेरे को उसको जरूरत होती है कि भाई नहीं अभी तुम सीड आओ और मेरे को तुम्हारी जरूरत है अपने फील्ड में, मतलब जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस में हम उसको प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर देते हैं, तो वो मैम जर्मिनेट एक प्लांट बन सीड जाता है। का सीड का लाइफ स्पैन क्या होता है? सीड का लाइफ स्पेन भी अभी बताऊंगी, वो भी वेरी करता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भी हो जाता है, 10,000 ऑफ ईयर तक भी हो जाता है, वेरी करेगा। ठीक है, देखो मैम डोरमेंसी में माल्टिंग प्रोसेस रुक जाता है ना? डोरमेंसी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। ओके मैम। और किसी का कुछ डाउट? नो मैम। फिर आते हैं, फिर जब मेरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, मेच्योर इनटू अ सीड, एंड ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, मतलब भाई जिस टाइम पे ओव्यूल से सीड बन रहा होता है, सेम टाइम पे ही ओवरी से फ्रूट भी बन रहा होता है। और हमने देखा कि मेरे जो सीड के बाहर की कवरिंग थी वो तो टेक्स्टा और टेगमम थी, ऐसे ही ओवरी, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर पील होता है नहीं होता है, उसको Yes, क्या यस मैम। हैरी बोलते हैं। अब जैसे मेरा सीड था कि भाई सीड भी ड्राई हो सकता है, ऐसे ही मेरे फ्रूट भी होता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं फ्लैशी होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया। कुछ फ्रूट मेरे पास ड्राई भी होता है, एग्जाम्पल ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ठीक है, कुछ फ्रूट हैव इवोल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि आपने कुछ फ्रूट खाया, उसके सीड्स को ले जाके मिट्टी में डाल दो, उसी का प्लांट उग जाता है। उसको बोलता है कि मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये यहाँ तक। अब इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ चीज याद क्या रखनी है भाई, डोरमेंसी क्या होता है, हमारे फ्रूट की आउटर कवरिंग को क्या बोलता है, दिस इज नॉन एज पेरिकार्प। इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है। फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल आप लोगों को याद रखना है, याद Yes. रहेगा? Yes, हाँ ma'am. मैम जो माइक्रो पाइलर एंड है, वो हमारे ग्राम के अंदर जो ऊपर से नोब नोब होती है, वही होता है ना माइक्रो पाइलर एंड हाँ ग्राम में? एग्जैक्टली, छोटा सा नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैम वो उसी आइलम के पास ही। अब इसके बाद आप लोगों को चलो इसी से स्टार्ट कर लेता है, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट से। इससे पहले ना एक टॉपिक लिख लो, वायबिलिटी ऑफ सीड। एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है बट मैं अलग से आप लोगों को लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों के नोट्स में ऐड हो जाए। Yes. वायबिलिटी ऑफ सीड्स, वायबिलिटी तो समझते हो ना, लाइफ स्पेन, मैक्सिमम टू व्हिच अ सीड कैन प्रोड्यूस प्लांट, उसको बोलता है। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, ल्यूपाइनस अरेक्टिकस। अरे ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है ये, अरेक्टिक टुंड्रा में पाया जाता है। आर्टिक टू। क्या स्पेशलिटी है इसकी? मैम 1000 मैम years 10,000 ईयर्स के बाद भी जर्मिनेट कर रहा था इसका seed। 10,000 की इसकी वायबिलिटी होती है, मतलब 10,000 ईयर्स के बाद भी ये जर्मिनेट होके प्लांट बना सकता है। ऐसी एक और एग्जांपल है, मैम date fruit Phoenix dactyliferum। phoenix डेट पाल्म, जिसका साइंटिफिक नेम Phoenix dactyliferum। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, दिस इज नोन एज डेट पाल्म। 2000 ईयर का होता है इसका लाइफ स्पेन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि हम लोगों ने भाई सीड्स देख लिए थे, सीड दो टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्मस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ऐसे ही मेरे पास फ्रूट भी दो टाइप के होता है। मैम ये जो आर्टिक टुंड्रा लिखा है वो उसका नाम है, कॉमन नेम है? बेटा जगह जगह का का, हाँ ये ल्यूपाइनस एरेक्टिकस प्लांट का नाम है।
फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट। अब हमें अब तक जो हम चीज पढ़ के आए, हम ये पढ़ के आए ना कि भाई फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। ओवरी से। ओवरी से ही डार्क फ्रूट बन रहा है। तो हम तो बोलेंगे भाई सब कुछ प्रोसेस सही चल रहा है, मतलब मेरे पास ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ धोखाधड़ी होने लग जाए, करप्शन होने लग जाए, करप्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई ओवरी तो बना ही रहा है फ्रूट, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी आ रहा है। मैम जैसे कि एप्पल। एप्पल में होता है मैम। जी, बोलेंगे फॉल्स फ्रूट एप्पल, की सही स्ट्रॉबेरी, नहीं कैशू। है। यहाँ पे थैलेमस भी कंट्रीब्यूट फ्रूट बनाने में। एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू। ज्यादा एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स। टक हो गया आपकी स्क्रीन मैम स्क्रीन। चली थी ना पैन। एक सेकेंड, आया अब? नहीं मैम। नहीं आया मैम, कोई एग्जांपल ही नहीं दिखाई दे रहा हुआ। यस मैम। एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने, अच्छा तो एग्जाम्पल सही है मैम। तो ठीक है मैम। क्या करते हो बच्चों, हाईलाइट किए देखो, ये दिख रहा है रेड कलर से एप्पल, यस स्ट्रॉबेरी, मैम। कैशू, ये रहे। और छोड़, लिखो जल्दी से, फिर ये पार्थिनोकार्पी वगैरह ये सब समझाती हूँ। डन मैम। मैम आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? हाँ जी, फिनिश है चैप्टर तो। यस मैम डन। डन है ना, चलो एक बार ये डायग्राम देख लो, ये आपको अलग अलग टाइप मैम के ट्रू फ्रूट नट्स। के एग्जांपल क्या होंगे? हाँ जी ट्रू मैम फ्रूट्स के एग्जांपल। बेटा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, इन सबको हटा के जितने बच गए ऑलमोस्ट वो सारे ट्रू फ्रूट। गुआवा। इनके छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट जो होता है वो सब ट्रू फ्रूट होते हैं। कभी भी ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बिकॉज ट्रू फ्रूट में तो मोस्टली सारे ही आते हैं। हमेशा एग्जाम्पल पूछेगा फॉल्स फ्रूट के, बिकॉज वो बहुत कम है। यस मैम। चलो यहीं पे पार्थिनोकार्पी भी बता देती हूँ। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बेटा वो फ्रूट होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। मतलब अब तक हमने क्या देखा कि भाई फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, तब बनेगा नहीं बनेगा सब कुछ। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलप हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, मैम लाइक बनाना। मैम ये सीडलेस हो जाएगा ना? हाँ जी वेरी गुड, ये सीडलेस हो जाएगा। मैम बनाना। बनाना हो जाएगा। ग्रेप्स। ग्रेप्स और बनाना। सीडलेस फ्रूट होते हैं। और अब ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ये जो प्रोसेस है पार्थिनोकार्पी, इस पार्थिनोकार्पी को इंडस्ट्रीज वगैरह ने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। भाई यहाँ से टमाटो बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, टमाटर बिना सीड वाले टमाटर बनाने शुरू कर दिए, बिना सीड वाला ऑरेंज बनाने शुरू कर दिए। यस मैम। हार्मोन डालते हैं जो हार्मोन सेल डिवीजन करा देते हैं और डायरेक्टली फ्रूट बनवा देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। मैम जो ग्रेप्स मैम तो होते हैं इसमें उसमें मतलब मैम जो ग्रेप्स होते हैं उसमें किसी किसी में मतलब सीड रहती है, फिर वो तो मैम फिर क्या हुआ? मैम जब मुनक्का बन जाता है तो उसमें तो रहता है सीड। हाँ उसके अंदर सीड रहता है। तो ग्रेप्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, पार्थिनोकार्पिक भी होता है, विदाउट पार्थिनोकार्पिक भी होता है। मैम उसमें मैम केवल कैसे पार्थिनोकार्पिक डाल फ्रूट के देते लिए हैं ना। क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। अरे एक एक करके बोलो। मैम जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है उनके लिए पोलन ग्रेन की जरूरत नहीं है। एक एक। बोलो एक साथ बोलो, बोलो एक साथ बोलो सबके सब। तो मुश्किल है लेकिन पूरी है मैम मैं बोलूं? एक एक करके बोलो, आंसर नहीं मिलेंगे नहीं तो। बोलो बोलो बोलो। मैम जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं उनके लिए पोलन ग्रेन की जरूरत होती है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के लिए बोले जरूरत ही नहीं है पोलन ग्रेन की, फीमेल पार्ट की जरूरत, फीमेल पार्ट होना चाहिए। ओके मैम। मैम ग्रेप्स के सीड तो हम केवल कैसे डाल के हटा सकते हैं ना, थॉमसन सीडलेस।
क्या क्या बेटा, दोबारा बोलो दीपक। मैम जो ग्रेप्स के अंदर सीड होते हैं उसको तो गिबरेलिक एसिड से हटा सकते हैं ना? हाँ, ग्रेप्स के अंदर जो सीड होता है उसको जिब्रेलिक एसिड से हटा सकता है, आपने प्लांट डेवलपमेंट में पढ़ा होगा। अच्छा, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। एग्जैक्टली हमारा एक टॉपिक रह गया अभी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम, वो रह गया है। छोटा सा टॉपिक है, बता दूंगी इसको भी। ये फॉल्स फ्रूट के एक डायग्राम दे रखे हैं आपको, और ये सब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भाई हमारे जो फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ये प्रोसेस होता है वाटर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सीड डेवलपमेंट और सीड मैच्योरेशन, सीड जर्मिनेशन, ये दोनों वाटर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। बता दिए तो। यस मैम। सॉरी। एंड सीड इज द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर, ये तो फालतू की कहानी लिखी रही है इन्होंने। ल्यूपिनस एरेक्टिकस कहाँ पे? एरेक्टिक टुंड्रा में 10,000 होता है, 2,000 किसका होता है? डेट पाल्म, फोइनिक्स टेक्टाइलीफेरा, सब बता दिया। डिस्कवर्ड हुआ था आर्चियोलॉजिकल किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। क्वेश्चन तो वैसे कभी आता नहीं है इस पे, बट स्टिल ये वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। अब ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहीं पे समझा दूंगी, और चैप्टर फिनिश। ठीक है। अब एपोमिक्सिस बताओ क्या होता है एपोमिक्सिस। अभी हमने देखा पार्थिनोप्लाज्म, फर्टिलाइजेशन होता है इसमें भी। हाँ, लेकिन क्या बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन? सीड मैम, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड भी नहीं होता, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, और सीड डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन की। हाँ, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बनाना है, दिस इज नॉन एज एपोमिक्सिस। ठीक है। अब एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है? देखो, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ भाई, सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या जरूरत है मेरे को ऐसा करने की? मैम हाइब्रिड बनाने होते हैं ना। हाँ, हाइब्रिड लाइट मैम वेरिएशन नहीं होती। होते हैं। सोचो सोचो सोचो। टाइम कम लगेगा, कॉस्टलेस होते हैं और ज्यादातर यूज होते मैम हैं। हम हाइब्रिड बनाते हैं तो हाइब्रिड एक बार मियोसिस करते हैं तो उनके जो जेनेटिक होता है वो लॉस हो जाता है ट्रेड। अगर एपोमिक्सिस से बनाते हैं तो नहीं होता। एग्जैक्टली क्या होता है ना, मेरे पास दो प्लांट है, सपोज एक ही प्लांट ले लो अभी। भाई मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आता है, ठीक है, वो डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट भी है ना, उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है, उसको मेरे को ज्यादा वाटर भी नहीं देना पड़ता, ज्यादा फर्टिलाइजर्स भी नहीं देने पड़ते, तो इसका मतलब वो तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लांट है ना मेरे पास। मैम। मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये जो प्लांट है ना, इसी टाइप के प्लांट मेरे पूरे के पूरे फील्ड में आ जाए, सेम टाइप के प्लांट। अब मैं, है ना, मैं उस प्लांट को ये चाहती हूँ कि भाई इसी टाइप के आ जाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई जो कैरेक्टर इस प्लांट के अंदर है सेम कैरेक्टर सबके अंदर आए। लेकिन मेरे को पता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है। मियोसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, नई रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते हैं, बन जाएंगे नहीं। लेकिन मैं ऐसा लेना चाहती, हो सकता है भाई रिकॉम्बिनेशन के बाद और अच्छा प्लांट बन जाए, लेकिन रिकॉम्बिनेशन के बाद और गंदा प्लांट भी तो बन सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि भाई जैसा मेरा प्लांट है एग्जैक्टली सेम बने। तो मैं क्या करूंगी, अपने इस प्लांट का फर्टिलाइजेशन नहीं कराऊंगी। मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट से जैसे ही मैं सारे के सारे प्लांट बनाऊं, तो इसका मतलब मैं इस प्लांट के एक हाइब्रिड सीड्स बनवा लूंगी। इस प्लांट से का जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के अंदर क्या क्या था? न्यूसिलस था और क्या होगा, उसका न्यूसिलस होगा, उसका एमएमसी होगा, वही क्या करने लग जाएंगे आपका एक, देखो अच्छा डायग्राम बना के समझाती, हमें पता है फीमेल पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी? न्यूसिलस के अंदर बहुत सारे एमएमसी थे या नहीं थे? नॉर्मल केसेस में हम क्या कराते थे भाई, एक एमएमसी उठाते थे, एमएमसी डिप्लॉयड होता है, न्यूसिलस भी डिप्लॉयड होता है। एक न्यूसिलस से एमएमसी उठाते थे, उसके अंदर मियोसिस कराते थे और क्या बनाते थे? मेगास्पोर बनवा लेते थे।
फिर उस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बनवा के फिर फर्टिलाइजेशन कराते थे। लेकिन मुझे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कराना। मैं क्या करूंगी, इस एक एमएमसी को उठाऊंगी और इस एक एमएमसी का डायरेक्ट माइटोसिस माइटोसिस करा के इसको डायरेक्टली सीड में कन्वर्ट करा दूंगी। देखो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बने, तो इस सीड को मैं बोलूंगी आपका एपोमिक्सिस सीड। हाइब्रिड सीड नहीं, एपोमिक्टिक सीड। हाइब्रिड सीड उसको बोलता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। वही तो। मैम कैसे बन गया? मैं मतलब माइटोसिस करते ही बन गए सीड्स? हाँ, माइटोसिस कराने से ही सीड बन जाता है यहाँ पे। मैम कुछ देना नहीं पड़ता इनको अलग से, हार्मोन वगैरह? हार्मोन, एग्जैक्टली, हार्मोन्स तो देने ही पड़ेंगे पूरा प्रॉपर डिवीजन कराने के लिए सब, क्योंकि हमें पता है भाई ये जो एमएमसी होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके पास नरिशमेंट भी होता है, तो डायरेक्टली एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है बनाने की। ये होता है यहाँ पे। मैम ओके मैम फिर उस फ्लावर में तो ओव्यूल भी नहीं बनेगा अगर ये डायरेक्ट होगा तो? क्या नहीं बनेगा? ओव्यूल। ओव्यूल नहीं बनेगा? यस मैम। मैम ओव्यूल से ही सीड बनता है ना मैम, अगर ये ओव्यूल ही नहीं बनेगा तो मैम मतलब कि इसमें एपोमिक्सिस में मैम ओव्यूल ही नहीं बनेगा फिर? ओव्यूल तो बनेगा ना, बिकॉज एमएमसी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल तो होता है ना उसके अंदर, ओव्यूल से सीड बनेगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है एक, ये सिर्फ मैंने आपको स्टेज में बता दिया कि भाई एमएमसी से सीड बन जाता है, इसके बीच में बहुत ज्यादा लेबोरेटरी प्रोसेस होता है। फिर मैम वो कब पढ़ेंगे हम? वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को। अगर आप लोग 12th के बाद बीवीएससी करोगे, बैचलर्स इन वेटरनरी साइंस, या फिर आप एग्रीकल्चर में जाओगे, आईसी में जाओगे, वहां पे आप लोगों को पूरा डिटेल में प्रोसेसिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है? एपोमिक्सिस का प्रैक्टिकली हुआ भी नहीं। एपोमिक्सिस का प्रैक्टिकल कराते भी नहीं, कराएंगे भी नहीं आपको इसका प्रैक्टिकल। अब जनरली ये वाला चीज, अच्छा क्यों एपोमिक्टिक सीड्स बनाने शुरू किए गए? क्योंकि हमारे जो फार्मर्स थे, हमारे फार्मर्स मार्केट से जो सीड्स खरीदते हैं ना, वो कैसे सीड्स खरीदते हैं? हमेशा हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। वो मार्केट से जाएंगे, सीड खरीदेंगे, और उनके लिए क्या चीज थी, देखो एक एग्जांपल समझना। कोई भी एक, हमारे पास दीपक है, दीपक मार्केट गए, एक सीड खरीद के लेके आया, उसने एक सीड को ग्रो कर दिया। एक सीड से तो एक ही प्लांट बनेगा, नहीं बनेगा? यस मैम। अब दीपक के सामने ये चैलेंज था कि भाई एक सीड से उसने एक प्लांट बना लिया, अब वो प्लांट फर्टिलाइजेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना जो कैरेक्टर था वो तो लॉस कर देगा, नहीं कर देगा टाइम पे। तो इसका मतलब अगर दीपक ये चाहता है कि भाई जैसा ये प्लांट था फर्स्ट केस में, सेम प्लांट और ज्यादा वो ग्रो कराए, तो उसको बार बार मार्केट जाके हाइब्रिड सीड खरीद के लेके आने पड़ते थे, नहीं पड़ेंगे? तो इसलिए वहां पे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा था प्रोसेस, हाइब्रिड सीड्स खरीदना। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये एपोमिक्टिक सीड्स बनाने का प्रोसीजर शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ने एपोमिक्टिक सीड्स बनाने शुरू कर दिया, और जो हमारे फार्मर्स थे उनको कम रेट पे देना शुरू कर दिया। ये हुआ, आया समझ? यस मैम। अब एपोमिक्सिस क्या, कैसा प्रोसेस है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यस मैम। यस मैम। मुझे लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए इसके लिए एक लाइन यूज कर दी जाती है, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके एग्जाम्पल में आती है आपकी एस्ट्रेसी फैमिली या फिर आपकी ग्रासेस फैमिली। मिमिक्स का क्या मतलब? मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होगा ना, इसका प्रोडक्ट हमारा सीड ही आ रहा है, जो सेक्सुअल में भी सीड आता है। सीड ही आ रहा है। मिमिक्स का मतलब मिमिक्री करना, कॉपी करता है। लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता था, यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट बना के लेके आ रहे हैं। ठीक है? सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स बनाने के बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो डिप्लॉयड एग सेल है इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, मतलब जो एग बनवाते हैं ना हम, वो बिना रिडक्शनल डिवीजन के बनवा लेते हैं और उसको डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट करा देता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई एमएमसी से मेगास्पोर बनवाया,
बनवाया एमएमसी से मेगास्पोर। मेगास्पोर से के अंदर जो एग सेल है वो एग सेल की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है ना। यहाँ पे क्या जनरली कर लेता है, दो एग सेल को ही या तो ये वो फ्यूज करा लेते हैं या फिर हमारे एग सेल को डिप्लॉइड ही रहने देते हैं। एमएमसी के अंदर माइटोसिस करा के एक डिप्लॉइड एग सेल बना लेंगे और फिर वही एक एम्ब्रियो में, जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला प्रोसेस समझाया, इससे हो जाता है। या फिर न्यूसीलस से भी डायरेक्टली बन जाता है ये आपका। एग्जाम्पल सिट्रस या मैंगो। वैरायटीज सम ऑफ द न्यूसीलर सेल। पहला प्रोसेस डिप्लॉइड एग सेल से या फिर न्यूसीलर सेल से। वो सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक के जो चारों तरफ हो जाती है, स्टार्ट डिवाइडिंग, वो भी डिवाइड करना शुरू कर देती है। एंड प्रिट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सेक के अंदर रहती है, डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जिससे हमारा पोली एम्ब्रियोनी बन जाता है। अब पोली एम्ब्रियोनी समझने का एक बहुत अच्छा तरीका, जब मैंने आप लोगों को मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था, तो जैसे कि ये मेरे पास था ऐसे न्यूसीलस था या नहीं? मैंने आपको बोला था न्यूसीलस का कोई भी एक सेल नियर द माइक्रोपाइलर एंड ग्रो करना शुरू करेगा, इसके आसपास में न्यूसीलस के सेल इकट्ठे हो जाएंगे। अगर बाय चांस क्या हो जाए, एक ये जो बीच वाला मेगा एमएमसी है ये तो डिवाइड करेगा आगे, आसपास के जो न्यूसीलर सेल हैं ये एक्टिव हो जाएं और ये एक्टिव होके ये भी पूरा प्रोसेस करना शुरू कर दे, तो 2 एम्ब्रियो या 4 एम्ब्रियो या ज्यादा एम्ब्रियो भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता है? इसी कंडीशन को बोलते हैं पोली। मैम तो इस केस में पोली का मतलब ही होता है नहीं होगी? यस बेटा। मैम इस केस में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट नहीं होगी ना? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी इस केस में भी। क्यों पर होगी? इसमें तो बहुत सारे करते हैं। देखो ना बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपका ये जो एक एमएमसी था, ये एक एमएमसी आगे जाके 4 मेगास्पोर बनाता है, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शन रहता है। इस एक से तो एक एम्ब्रियो बनेगा या नहीं? मतलब 4 मेगास्पोर में से एक फंक्शन होना चाहिए। 4 में से एक फंक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसके आसपास भी न्यूसीलर सेल है ना, ये न्यूसीलर सेल डेवलप होके डायरेक्ट आपका क्या बनाने लग जाता है, एम्ब्रियो बनाने लग जाता है। वो 3 जो डीजनरेट हुए वो कुछ नहीं करते, जो एमएमसी के सराउंडिंग वाले न्यूसीलर सेल्स थे वो काम करना शुरू करता है। तो मैम दूसरे वाले डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाएंगे न्यूसीलर इसमें वाले। 3 सेल नहीं बनेंगे Okay, मैम, तो 4 सेल नहीं बनेंगे, सीधा बनता एक है ही। इसमें डायरेक्ट, बिकॉज न्यूसीलर डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड से डायरेक्ट डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब माइटोसिस के थ्रू डायरेक्टली ये बनाएगा फिर यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, ये हो जाता है आपका यहाँ पे एपोमिक्सिस एंड आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाता है विच इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर भी है और पिस्टिल भी है। अब मैं चाहती हूँ भाई, जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, मैं चाहती हूँ इस फ्लावर का क्या कराना, फर्टिलाइजेशन। मैं चाहती हूँ क्रॉस पॉलिनेशन विद डिजायर्ड पॉलीग्रेन, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। मतलब इसका जो खुद का पॉलन ग्रेन है ना, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसके एंथर को रिमूव कर दूंगी यहाँ से, करूंगी या नहीं? यस मैम। एंथर, और एंथर का रिमूवल कब होगा, बिफोर इट्स मैचुरेशन। यानी मैम यंग एंथर में से ना? हाँ जी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमैक्युलेशन। अब मैंने इमैस्कुलेशन करा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको हटा ही देते हैं अब यहाँ से। चलो ये हट गया, अब सिर्फ फीमेल पार्ट बच गया। अब भाई ये फीमेल पार्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है हवा में, वाटर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू कोई पॉलन ग्रेन आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको एक
कवर कर देंगे बटर पेपर। बैग में पैक। बैगिंग कर दिया। तो pollination from unwanted pollen grain। और अब जिस pollen grain का मेरे को फर्टिलाइजेशन कराना है उस pollen grain को लेके आऊंगी, इसके अंदर स्प्रेड करा दूंगी, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जैसा मेरे को फ्लावर बनाना है बन जाएगा। हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग कोई भी फ्लावर को चेंज कर सकते हैं, उसका जीनोटाइप, उसका फिनोटाइप सब चेंज कर सकते हैं। मैम बैगिंग फिर मैस्कुलेशन करेंगे, बैगिंग करेंगे, टैगिंग भी करना चाहते हो टैगिंग भी कर दो। टैगिंग का मतलब ये होता है भाई इसके ऊपर पोलन ग्रेन डालने के बाद मैं इसके ऊपर टैग लगा देती हूँ कि मैंने इसके अंदर कौन सा पोलन ग्रेन यूज किया है, क्योंकि जर्मिनेट होने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, नहीं लग जाता है पूरा, उसको 3 से 4 मंथ्स लग जाएंगे पूरा प्रोसेस करने में। तब तक हम भूल जाएंगे भाई कौन सा पोलन ग्रेन करना है, कौन सा पोलन ग्रेन डाला था, क्या चल रहा है इसके अंदर। तो 3 प्रोसेस, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग, ये 3 प्रोसेस होते हैं। मैम ये एक बार और रिपीट कर दो, सारा समझ नहीं आया थोड़ा। मेरे को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, मैं ये चाहती हूँ भाई उसके अंदर कि जो उसका खुद का मेल पार्ट है ना वो पॉलिनेशन ना करे फीमेल पार्ट का, तो मैं उसके अंदर से जो एंथर है उसको रिमूव कर दूंगी उसके मैच्योर होने से पहले ही, क्योंकि भाई अगर वो मैच्योर हो जाएगा तो वहां पे वो डिस्पर्स कर देगा अपने पॉलन ग्रेन, मैं उसको हटा दूंगी पहले ही। उस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्कुलेशन, और फीमेल पार्ट एज इट इज रह जाएगा। फिर फीमेल पार्ट के ऊपर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए, अनवांटेड हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, किसी से भी, तो मैं उसको एक बैग में कवर्ड अप करके रख दूंगी, रख दिया। फिर उसके बाद उसके ऊपर टैग लगा दूंगी, पोलन जो मेरे को जिस पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन कराना है वो पोलन ग्रेन लेके आऊंगी, उसके ऊपर डिस्पर्स करूंगी, उसके ऊपर एक टैग लगा दूंगी कि भाई मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस करा के छोड़ा है। बस 3 प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। अब बताओ इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। मैम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से पहले हाँ बोलो बोलो बोलो। डाउट है हाँ पूछो। मैम, जो आपने बुक से पढ़ाया था ना उसमें बुक से मेरे को एक बार पैराग्राफ बता दो या टॉपिक बता दो। मैम लास्ट के टॉपिक में ऐसे कह रही है मैम, ये डॉर्मेसी वाला किधर गया डोरमेंसी? ये डोरमेंसी वाले में? यस मैम। डोरमेंसी वाले में कुछ नहीं होता, हमारा जो नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं मैम, इससे और आगे। ये तो इसमें भी नहीं होगा डाउट? नहीं, इसमें भी नहीं है। एपिमिक्स इसमें मुस्कान? नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें? नहीं, इसमें भी नहीं है। तो किसमें है? इसमें? नहीं, इसमें भी नहीं है। हारे तो फिर क्या डाउट है? मैम लास्ट की स्लाइड्स दिखाना। ये देखो मैम खुद क्या डाउट है? फिनिश। मैम डॉर्मेंसी मैम ये क्या है? चलो डोरमेंसी सुन लो। डोरमेंसी का मतलब ये होता है भाई हमारा जो सीड है ना सारे प्रोसेस कर करके थक गया है, अब वो सीड जो हमारा सीड है वो सोना चाहता है थोड़ी देर के लिए, तो अब सीड क्या करेगा अपने अंदर से वाटर को रिड्यूस करा देगा, ड्राई बन जाएगा और कुछ टाइम के लिए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बन जाएगा। ऐसी स्टेज को बोलते हैं हम आपकी डोरमेंट स्टेज। फिर जब हमें सीड की जरूरत होगी तो हम सीड को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे, प्रॉपर अमाउंट में वाटर देंगे, प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर देंगे, उसको फिर से जगा देंगे, मतलब वो जर्मिनेट हो जाएगा। ओके मैम। मैम एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस क्या है? एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस यही है कि हम यहाँ पे विदाउट एनी वेरिएशन कोई भी नया प्लांट बना सकते हैं बिना वेरिएशन से। एक मेरे पास कैरेक्टर है, मैं चाहती हूँ भाई इसी कैरेक्टर के सारे मेरे पास प्लांट्स हो, तो सेम कैरेक्टर्स के मैं अपने फील्ड में प्लांट्स ग्रो करा सकती हूँ बिना उसका जीनोटाइप चेंज करे, बिना उसके अंदर वेरिएशन लेके आए। ओके मैम। देखो जो मैंने फार्मर वाला सिखाया बताया था ना आपको कंसेप्ट, ये पूरा यहीं पे लिखा हुआ है। फार्मर वाले में डाउट था, मुझे याद आ गया।
फार्मर वाले में क्या डाउट था, आप फार्मर बन जाओ, ठीक है। आपको एक प्लांट ग्रो कराना है अपने फील्ड में, आप मार्केट गए, मार्केट से एक हाइब्रिड सीड खरीद के लेके आए, ठीक है। आपने उस सीड को मिट्टी में लगा दिया, सीड से प्लांट बन गया। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये प्लांट तो बड़ा अच्छा है, अगर इसी प्लांट के बहुत सारे प्लांट मेरे पास आ जाए मेरे फील्ड में, तो मेरी तो यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो आपको क्या चाहिएगा कि भाई लेकिन अब आपके सामने क्या है कि वो प्लांट के अंदर अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे, तब भी वहां पे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद भी जो कैरेक्टर उस वही प्लांट प्लांट का आ है, जाएगा। सेम कैरेक्टर वाला प्लांट नहीं आएगा, वेरिएशन आएंगे, क्योंकि सेक्सुअल उसमें रिप्रोडक्शन भी है। हाँ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेटा, मियोसिस जहाँ पे होगा वहां पे वेरिएशन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था मगर उधर तो मियोसिस। सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना। हाँ बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन वेरिएशन तब भी आएंगे, बिकॉज गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस होगा, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, अच्छा ठीक है तो मैम। कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे उसके। मतलब ये नहीं कि भाई मैंगो प्लांट से गुआवा प्लांट बन जाएगा, ऐसे वाले वेरिएशन नहीं, कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे कि पहले वाला प्लांट बहुत ज्यादा डिसीज रेजिस्टेंट था, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं लग रहे थे, लेकिन सेम ही दूसरा प्लांट जो आया सेम ही वैरायटी का, वो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है, ये वाले चेंजेस आएंगे। मैम उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे, मतलब कोई भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी इफेक्ट कम हो जाएंगे वगैरह। प्रॉपर्टी के इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, उसके कैरेक्टर्स थोड़े डिमिनिश हो जाएंगे वहां पे। ओके मैम। तो आपको क्या चाहिएगा फिर भाई, आप बार बार मार्केट जाके इतने सारे आपको सीड खरीद के लेके आने पड़ेंगे, और हाइब्रिड सीड की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होती है। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, ऐसे केस में ये करोगे कि भाई जो आपने एक सीड खरीद लिया, उसी हाइब्रिड सीड के एपोमिक्टिक सीड्स बनवा लोगे, या मार्केट में जाओगे, मार्केट में हमारी गवर्नमेंट ने एपोमिक्सिस प्रोसेस के थ्रू एपोमिक्टिक सीड्स अवेलेबल करा दिए बहुत सारे, तो आपको हर बार हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एपोमिक्टिक सीड खरीदो और जितने मर्जी प्लांट्स लगा लो। और मैम क्या? मेरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंफ्यूजन था। हाँ बताओ। मैम जैसे आपने बोला कि ओवरी को कवर कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं, सो दैट किसी का पोलन ना आए, फिर अपनी मर्जी की किसी भी पोलन से उसे फर्टिलाइजेशन मतलब करा देते, तो मैम दो अलग स्पीशीज के प्लांट भी यूज कर सकते हैं फ्लावर। अलग स्पीशीज का मतलब, आपका जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सपोज ये मैंगो का है, आप सोचे यहाँ पे किसका यूज करना, गुआवा या किसी और का यूज करना, ऐसे नहीं कर सकते बेटा, दो अलग अलग स्पीशीज को कभी भी इंटरब्रीड नहीं करा सकते हम, मैम उनकी करेक्टर चेंज होनी चाहिए। सेम स्पीशीज का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओके मैम। एनी मोर डाउट? नो मैम। मैम पार्थिनो हाँ जी मैम पार्थिनोकार्पी फ्रूट का क्या प्रोसेस होता है, जैसे हाँ, जैसे एपोमिक्सिस में होता है, एपोमिक्सिस में क्या था भाई, क्यूबिन न्यूसिलर का कोई भी सेल वहां पे डेवलप हो जाता है। पार्थिनोकार्पी में हम फ्रूट डेवलप कराते हैं, और फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी। मैम पार्ट से। वहां पे क्या होता है, हम लोग ओवरी से, मतलब कोई पोलन ग्रेन नहीं लेके आते, कुछ नहीं लेके आते, ओवरी के अंदर हॉर्मोन्स लेके आते हैं, मतलब हॉर्मोन्स की हेल्प से ओवरी से डायरेक्टली फ्रूट बनवाते हैं, राइपनिंग करा देता है ओवरी की विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन पड़ा होगा ना, राइपनिंग कराता है फ्रूट। यस मैम। मैम फिर ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? हाँ, ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल हो जाएगा, लेकिन मिमिक करेगा कैसा, सेक्सुअल सेक्सुअल। ओके मैम। बच्चों अब आप लोग अपना अपना होमवर्क सुन लो, चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। अब हमारी नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ कब होगी? ट्यूसडे। मेरे को तो ना आपका टाइम टेबल भी याद नहीं हुआ अभी। ट्यूसडे को है। ट्यूसडे होगी हमारी क्लास, तो ट्यूसडे में मैं आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँ या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊं? मैम क्वेश्चन करा दो। मैम क्वेश्चन। मैम 10 मिनट क्वेश्चन करा देना, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर देना। यस मैम।